अब ठीक आ रही है? यस सर। अरे Yes, sir. अभी तो वही माइक है, अभी कहाँ ठीक आएगी। अभी भी तो वही सर माइक है। वो पहले ठीक आ रही थी। पहले ठीक आ रही थी। यस सर। Yes, sir. देख लो, तुम लोग कंफ्यूज हो रखे हो, कुछ भी चेंज नहीं किया, एग्जैक्टली सेम है। तुम लोग खामखा कंफ्यूज हो रखे हो। लोगों को अब दो क्लासेस Sir, तो ठीक. दो क्लासेस में दिक्कत नहीं आई, तुम्हें दिक्कत आती है, पता नहीं। वॉइस बढ़ाओ अपने माइक की यार, अपने डिवाइसेस की। चलो मैं तो माइक कनेक्ट Sir, कर full लेता। है. फुल है तो फिर आपका जो क्या बोलते हैं डिवाइस है उसकी वॉल्यूम कम है, इसका मतलब। ठीक No, है, sir, उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. बताओ अब बेटर है? Yes, sir. यस सर। अब सही है ना? चलो अब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो माइक लगा लिया है मैंने, देख लो, है ना? अब इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा अपने साइड कुछ सिस्टम। ठीक है, चलो। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, बताया था कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हमें जो होता है क्या बोलते हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी। रिलेटेड जो चीज़ें हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स क्या बताया था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हमने किया। फिर Q इसके by बेसिस Q. पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ये वाला किया था भाई, चार सिंपल कैलकुलेशन। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे थे, तो क्यों मूव करे पॉजिटिव बेटा? ये गैसियस आयंस हो सकते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, या फिर लिक्विड भी चार्ज हो सकता है, तो वहाँ पे आपका ऐसा मोशन आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे NaCl सॉल्यूशन है, उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हो जाते हैं ना, तो वैसे ही होगा। Yes. सिमिलरली फिर हमने क्या किया, एक व्हेन चार्ज इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, तो हमने उसको dQ/dt किया और करंट निकाल लिया। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर, यहाँ पे थे हम। ठीक है बेटा, तो करंट का डायरेक्शन क्या बताया था? करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू Positive to the pole. नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव टू टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहाँ से होता है? नेगेटिव नेगेटिव टू टर्मिनल टू पॉजिटिव। Negative to positive. अच्छा, एक फॉर्मूला लिखवाया था, E इज इक्वल टू V बाई एल। अगर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एक्टिंग अक्रॉस दिस कंडक्टर, अगर V जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट कर रहा है, तो और लेंथ L है इसकी कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा? E इज इक्वल टू V बाई एल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया था। फिर यहाँ पे मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी रजिस्टर में A टू B फ्लो कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कौन से पॉइंट का आई होगा? जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका पोटेंशियल आई होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, तो बी की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब बी हैज हायर पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ओके। ड्रिफ्ट ऑफ सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, करना था भी। हाँ, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में मूव करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो किसी न किसी वेलोसिटी से भी मूव करेंगे। उसी वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो उसी को बोला ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक चीज होती है ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको पता है कि किसी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, होता है कि नहीं यस होता? सर। तो रेजिस्टेंस होगा, उसका रीजन क्या है? अब देखो बेटा, ये वही कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे हो रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, पूरा सर्किट कंप्लीट करके पॉजिटिव पे आके एब्जॉर्व हो जाते हैं। तो अब मुझे बताओ कि किसी भी मैटर के अंदर एटम्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो बेटा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? एटम्स से कोलाइड करेंगे। भाई स्पेस में अगर एटम भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कोलाइड भी करेगा। तो एटम से ये कोलाइड करेगा, और कोलाइड करता करता, टक्कर मारता मारता राइट साइड में अपना मूव कर जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस कोलिजन इसको कुछ रेजिस्टेंस फेस होगा, इसको कुछ दिक्कत आएगी इस कंडक्टर के थ्रू मूव करने में। वही कारण होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितनी दिक्कत आ रही है। जैसे कि गुड कंडक्टर्स होंगे उनमें कम दिक्कत आएगी, बैड कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना? तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मेटेलिक रोड मानो इसको बेटा। मेटेलिक रोड में येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज एटम्स दिख रहे हैं। अभी इन एटम्स से टकराएगा
और टकराता हुआ राइट साइड में यानी चला जाएगा और फिर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस मोशन इसको जो दिक्कत आएगी, जो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वही को उसी का रीजन है ये कोलिजन्स आर द रीजन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, और इन कोलिजन की वजह से ही आमतौर पर रेजिस्टेंस पाया जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या बोलेंगे? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, इनके बीच में कोलिजन होगा। अच्छा, अब देखो रेजिस्टिविटी रो है, ये किस किस का फंक्शन होता है? मटेरियल प्रॉपर्टीज का और टेम्परेचर का। मटेरियल प्रॉपर्टीज का ऐसे जैसे कि गुड कंडक्टर्स, आपको पता है आयरन है, आयरन एक मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी होगी ड्यू टू द उसका मटेरियल है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी। सिमिलरली प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि मटेरियल प्रॉपर्टीज का तो फंक्शन है ही है। अब टेम्परेचर का कैसे फंक्शन है, इसको देखो बेटा। जैसे ही मैं इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स बढ़ेंगी? Yes. तो ये एटम्स क्या करने लगे, देखो ब्लू कलर से मैंने वाइब्रेशंस को दिखा रहा है, ये अपने पॉइंट पे वाइब्रेट करने लग गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, तो जब एटम्स ऐसे मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन आएगा तो टकराएगा ना इनसे, और टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादा चांसेस होंगे कि इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से टकराता हुआ जाएगा, क्योंकि पहले तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट था। ऐसे समझो कि एक रोड है बेटा ये रोड है, ठीक है, आप यहाँ से जाना चाहते हो राइट साइड में। अब एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, तो आप ये खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो आप जब जाओगे तो आपकी टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है। और अगर यही बंदा ये ऐसे मूव करने लग जाए लेफ्ट राइट में बहुत तेजी से, तो जितना जल्दी जल्दी मूव करेगा उतनी आपकी टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। आप जितना मर्जी तेज जाओ, क्या होगा? टकरा जाओगे, है ना, तो कोलिजन होगा। तो सिमिलरली ऐसा है कि एटम्स जब वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एटम्स वाइब्रेट ज़्यादा कब करेंगे? जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मोलिकुलर वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन ही तो होते हैं टेम्परेचर का फंक्शन, है ना। जैसे ही मोलिकुलर वाइब्रेशन बढ़ते तो आप बोलते हो इंटर एटॉमिक, या फिर क्या बोलते हैं, मटेरियल की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। इंटरनल एनर्जी मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स और एटम्स, तो वो बढ़ जाएगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ? बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा बार वो कोलाइड करेगा एटम से। इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा बार कोलाइड करेगा एटम से, क्योंकि एटम्स अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस वजह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दैट इज वाई रेजिस्टिविटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस पे बेटा। देखो, अगर मैंने कुछ भी पोटेंशियल नहीं लगाया, मान लो बैटरी लगाई ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। नो सर। क्या बोलेंगे? अगर मैं सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालने लगूं तो वो क्या आ जाएगी? जीरो। भाई अगर क्योंकि बैटरी लगाई ही नहीं तो जीरो। लेकिन अगर बैटरी लगा दोगे, तो बैटरी लगाओगे तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू V बाई L। तो जैसे ही बैटरी लगेगी पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो होगी, V की वैल्यू, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्स की वजह से वो मूव करेंगे थ्रू द मेटेलिक डोमेन। अब फोर्स क्या होता है? सेकंड लॉ से, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ एटम से दोनों साइड डिवाइड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी टू फाइंड आउट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी आपको पता थी क्या है? u जीरो है, भाई अभी कैलकुलेट की थी ना कि पोटेंशियल लगाया नहीं तो u जीरो। एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया माइनस ई बाय एम, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और यही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कैलकुलेट करोगे, टी की जगह टाउ रख दो, टाइम टी की जगह हम यहाँ टाउ रख देते हैं, अभी बताऊंगा टाउ होता क्या है। तो लेकिन आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम आपको वीडी मिल गया। दिस वीडी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका फॉर्मूला क्या आया? माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है, कैलकुलेशन समझ आया? क्या आपको याद करना है डेरिवेशन? बिल्कुल नहीं करना, आपको केवल ये फॉर्मूला याद होगा तो चलेगा, राइट। अब टाउ क्या होता है? टाउ होता है बेटा, जैसे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये चला,
इसने एक बार कोलाइड किया यहाँ पे, फिर दोबारा कोलाइड किया, तो इन दोनों कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसी को क्या बोलते हैं, टाउ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये टाउ कहलाता है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है मैक्रोस्कोपिक पे, तो जो आपको टाइम गिवन होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन टकराता टकराता हुआ एक्स डिस्टेंस मूव कर गया इन टाइम टी, तो जो टाइम टी दिया होगा वही आप यहाँ टाउ की जगह सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो मैक्रोस्कोपिकली टाइम टी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। और माइक्रोस्कोपिकली बात करो कि बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे, सूक्ष्म पे जाके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर बात करो, तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहा है तो जो दो बार टकराएगा, टू सक्सेसिव कोलिजन, उनके बीच का जो एवरेज टाइम आएगा कोलिजन का, वही है टाउ। ठीक है, अब पूछो किस बच्चे को डाउट था, बताओ। अभी कोई बच्चा बोला था ना बीच में पूछने के लिए, फिर रुक गया, बताओ। अरे सब क्लियर है बेटा, फॉर्मूला नोट डाउन करो। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। हाँ जी तमनप्रीत। सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर मास ऑफ चार्ज कैरियर भी बोल सकते हैं। कभी कभी आयंस होंगे मान लो, तो आयंस के ऊपर जो चार्ज है उसको e की जगह रख दो, मास ऑफ आयन को नीचे रख दो। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर से। और टाउ क्या है, टाइम। ठीक है बेटा, तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। लिख लिया फॉर्मूला। चलिए अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हमें करंट के फॉर्म में भी लिखना पड़े, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना पड़े, तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। अब देखो बेटा यहाँ आते हैं हम, ये कंडक्टर जो था इसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो क्या मैं इसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, सिलेंड्रिकल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख दो या फिर ए ही रख दो, है ना। हमें नहीं पता कि भाई ये सिलेंडर है, इलिप्टिकल है कि नॉन, जो भी है एरिया, बट एरिया इंटू लेंथ क्या देगा, वॉल्यूम। और एक गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स n है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं, n है। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हियर, ठीक है। और l इज द लेंथ, a इज द एरिया। तो मैं पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितना कितना चार्ज होगा कैलकुलेट कर सकता हूँ। Q कैन बी रिटन एज वॉल्यूम, जो कि AL के बराबर है, इनटू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं, इनटू चार्ज ऑन सिंगल चार्ज कैरियर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स है तो E रख देंगे। तो Q की जगह NEAL लिख सकता हूँ मैं क्या, ठीक है, ये कर लिया मैंने। और टाइम तो T था ही, तो देखो मैंने क्या किया बेटा, Q की जगह रखा NEAL यानी NALE, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम T। अब यहाँ पे देखो, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर L थी और टाइम T, इस चार्ज को L लेंथ क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया, T। तो L बाई टी ही क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, कि भाई अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते, इन्होंने L लेंथ मूव की टाइम T में, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो L बाई टी को मैं लिख दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू NEAVD, है ना। N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, E is the charge on single charge carrier, A is the area of cross section and VD is the drift velocity। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट लो और इसको लिख भी लो नोट्स में कि I is equal to NEAVD, VD is drift velocity। VD is drift velocity, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब देखो कंडक्टिविटी की बात करते हैं, है ना, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी हमें पता चल गया कि ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स आपको रेजिस्टिविटी मिलती है, बट इनको क्वांटिफाई कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू I बाय A। अब I आपको अभी पता चला NEAVD होता है, डिवाइडेड बाय A कर दो तो एरिया एरिया कट गया तो NEVD। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NEVD,
वीडी का फॉर्मूला अभी निकाला था, क्या था, ई टाउ बाय एम, तो मैंने वीडी की जगह ई टाउ बाय एम रख दिया। और फिर मुझे एक चीज़ पता चली कि एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एक कांस्टेंट वैल्यू आती है फॉर ए गिवन कंडक्टर, ठीक है। किसी गिवन कंडक्टर के लिए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम जो भी आएगा वो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रहता है ना। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर को हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखो, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। सब बच्चे लिख लो भाई, और थम्स अप दे दो जैसे ही फॉर्मूला लिख लो। हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं दूसरे बैचों से, और सिलेबस के हिसाब से भी ना 11वीं का भी करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो। आप लोगों का ही ऊपर है कि टाइम बचाओगे कि नहीं बचाओगे, है ना। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। अब जे को लिखें, फिर जे हमने क्या देखा था, जे को ही कैलकुलेट करते आए थे अभी, करंट डेंसिटी। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा इंटू ई। जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये भी लिख लो। और नीचे एक फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो रो क्या था, रेजिस्टिविटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी अगर आपको कोई बोले कि भैया रो का फॉर्मूला बताओ, तो रो क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। भाई यहाँ सिग्मा था तो नीचे उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। समझ गए। अच्छा Yes, मुझे sir. एक आंसर बताओ बेटा, करंट का डायरेक्शन होता है, Yes, sir. Yes. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू, Positive to negative, sir. Negative. Positive to negative. करंट का मैग्नीट्यूड होता है, Yes, sir. Yes, sir. तो फिर करंट का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, Yes. Yes. वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि बेटा ये Sir, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। नहीं करता है। जैसे देखो नीचे आपको इनको बताता हूँ, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? है ना, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये 3 वायर थे, ये एक जंक्शन पे ज्वाइंट है, एक वायर में 2 एम्पियर करंट आ रहा है, दूसरे में 3 एम्पियर आ रहा है, तो हम सामने वाले वायर में लिखते हैं ना कि 2 + 3 5 एम्पियर्स। क्या हमने इनको ट्रायंगल लॉ से ऐड किया कि सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया बेटा, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन है। तो करंट जो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसके बाद डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो इतना हो गया, तो अब क्वेश्चन करो आप लोग। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करो। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना दे रखा है आपको, क्या निकालना है, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन अभी बताया था, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर एन ई ए वी डी, सॉरी एन ई ए वी डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इनका रिलेशन है। इसको यूज़ करो, जैसे ही आंसर आता है रेज योर हैंड्स, ठीक है। सबको पता है, हाथ ऊपर करके ऊपर ही रखना है जैसे आंसर आ जाएगा, तो ताकि तब आप सब लोग सोल्व कर लो तो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। सब बच्चे करो, गिवन वैल्यूज आपको है, इनको सबको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करके फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने से आपको आंसर मिलेगा। और जब आंसर निकाल लो तो ये फील करना है कि एक्चुअल में पूछा क्या था और हुआ क्या है, हाउ डिड वी कैलकुलेट एंड हाउ वाई वी कैलकुलेट इट इन दिस वे। करो।
सब लोग करो बेटा। शाबाश। ठीक है, देखो क्या करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ 2 mm स्क्वायर, देन फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज गिवन एज 8.5 10 टू द पावर 22। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 8.5 10 टू द पावर। अगर मुझे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब में कितने आएंगे? 8.5 into 10 raised to 120 इंटू 10 टू पावर 6 है ना। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में किया तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर मिल जाएगा, जो कि 8.5 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू जो क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करनी है वो आएगी 8.5 इंटू 10 टू पावर 28। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन एज 2 mm स्क्वायर, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 mm स्क्वायर दिया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी 2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब VD निकालना है, करंट गिवन है क्वेश्चन में, N मैंने कैलकुलेट कर लिया, E मुझे पता है 1.6 10 टू द पावर -19 और A अभी कैलकुलेट किया, तो सभी को क्वेश्चन में जो दिया है उसको 1 एम्पियर करंट इज गिवन 1 डिवाइडेड बाय N का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19 और एरिया 2 इंटू 10 टू पावर -6, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.0367 mm पर सेकेंड। ठीक है, इतना mm मूव करेगा 1 सेकेंड में, तो ये आपका क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितनी कम आई है, बट इलेक्ट्रिसिटी किस वेलोसिटी से मूव करती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्टर्बेंस है ना, तो आपके क्या हो गया, एनर्जी का जो मोशन है वो आया 3 इंटू 10 टू पावर 8, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो कितना स्लो है, देखो 1 सेकेंड में 0.0367 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है एनर्जी है ना, उसका मोशन होता है, वो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, हाँ जी, क्या मीटर पर सेकंड को mm पर सेकंड में कन्वर्ट करने का? क्या मीटर पर सेकेंड को mm पर सेकेंड में? यस सर। मीटर को mm में करोगे तो कितना होता है, 1 mm इज इक्वल टू, नहीं सर, ये मतलब जरूरी है क्या कन्वर्ट करने का, या वैसे ही नहीं नहीं, मीटर में रख दो, अगर ऑप्शन में mm में दिया हो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपने अगर ये निकाला है मीटर पर सेकेंड तो भी सही है। ओके।
वो तो ऑप्शन होंगे ना आपके एग्जाम में, तो ABCD होगा, अगर ऑप्शंस में mm पर सेकंड होगा तो mm में करना पड़ेगा, नहीं तो मीटर पर सेकंड में, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब लिखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है ये पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस कराएंगे आपको। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टू डिफाइन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं मोबिलिटी। ठीक है, और मोबिलिटी क्या होती है कि मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेलोसिटी मिली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी मिली है। कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर अगर ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिले तो इसका मतलब मोबिलिटी क्या है, हाई है। तो जनरली कंडक्टर्स के अंदर मोबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, और इंसुलेटर में कम होती है। तो मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं म्यू से, इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाना पड़ा और वेलोसिटी ज़्यादा मिल गई तो मोबिलिटी हाई है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी वेलोसिटी कम मिली तो मोबिलिटी कम है। ठीक है, जनरली ये गुड कंडक्टर्स के लिए ज़्यादा होती है, बट नहीं भी हो सकती, कभी कभी एक्सेप्शंस भी होंगे, इसीलिए नए प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। तो इट इज़ ए मटीरियल प्रॉपर्टी, म्यू इज इक्वल टू VD/E। तो आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है E टाउ बाई एम। म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई एम, इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। और म्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के, है ना, कि जो आपका कोलिजन का जो टाइम था, है ना, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई एम लिखो, और उसके बाद लिखो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, वेयर म्यू ये होता है, म्यू क्या है बेटा, मोबिलिटी, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि म्यू टी के पावर 1/2 पे ऐसे लिखा हो, मान लो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ टू द पावर 1/2, तो क्या बात है, ये गलत है। तो क्वेश्चन ABCD पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मोबिलिटी टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, इसलिए दोनों चीज़ लिख लो, म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई एम एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, इतनी बातें समझ आई बेटा। Yes. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप करोगे जो हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे पिछले चैप्टर में, लेक्चर में, वो अभी आपको क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ। तो 5 क्वेश्चन वो करेंगे, उसके बाद नया पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। तो आपको क्वेश्चंस मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर नहीं। चलिए बेटा, स्क्रीन विजिबल है। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, पोल्स जनरेट कर रहा हूँ, उसमें आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल अभी लाइव होगा, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को करेंगे, और जो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है अपना हैंड रेज कर लेना, ठीक है। पहले जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पोल्स में आंसर करेंगे और हैंड रेज कर लेंगे। हैंड अपने हाथ को रेज्ड ही रखना है, और सब बच्चे आंसर करेंगे। 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। पोल्स में मुझे 40 वोट्स मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं 5th ऑप्शन भी ऐड कर रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो एटलीस्ट ये बोल दो कि नहीं आया, ट्राई करो, उसके बाद नहीं भी आया तो यू कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन नंबर E। लेकिन वोट सब बच्चे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन E आप कर सकते हो ऑप्ट, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई करना है। आंसर आता है तो ABCD में से सिलेक्ट करो, नहीं आता है तो ऑप्शन E सेलेक्ट करो, लेकिन वोट मिलने चाहिए पूरे 40।
ठीक है, अभी 7 बच्चों ने वोट किया है, सभी बच्चे वोट जरूर करेंगे। पहले ट्राई करो, खुद से नहीं सॉल्व होता तो कर दो कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑप्शन ई भी मिलेगा आपको। यू कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन नंबर ई। चलो इस क्वेश्चन में जिनको समझ नहीं आया ऑप्शन डी पे टिक कर दो, बट वोट मुझे 40 चाहिए। जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आया ऑप्शन नंबर डी, डी पे टिक कर दो अगर नहीं आया समझ तो, बट ऑल द 40 स्टूडेंट्स शुड वोट। अभी मुझे 27 वोट्स मिले हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में पहले आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एक्स-रे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट्स and the current through it is 3.2 milliampere. Then the number of electrons striking the target per second is। सब बच्चे वोट करो पहले। 29 वोट्स मिले हैं मुझे। ठीक है, ये बेटा एक्सरे ट्यूब है, ट्यूब है कोई भी जिसमें एक्सरेज मूव कर रही है, राइट। अब इसके अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल लगाया, कितना लगाया, 5 किलो वोल्ट्स है ना, तो V जो लगा वो आपका आया 5000 वोल्ट्स। तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इधर और राइट साइड में होगा नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बेटा ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। यस सर। तो कहाँ स्ट्राइक करेंगे, पॉजिटिव पे स्ट्राइक करेंगे ना, पॉजिटिव पे स्ट्राइक करेंगे, या जहाँ भी ये एक्सरेज बाहर निकाल के आप जहाँ भी ले जा रहे हो वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव को ही हम टारगेट मान लेते हैं अभी के लिए कि नेगेटिव टर्मिनल से निकले और पॉजिटिव पे स्ट्राइक किए। पॉजिटिव पर ही मेरा टारगेट रखा है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे टारगेट रखा है जिस पे स्ट्राइक कर रहा है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग दिस टारगेट निकालना है। अभी भी 30 वोट्स मिले हैं भाई, 40 वोट्स चाहिए मुझे। 10 बच्चे वो जो वोट नहीं कर रहे हो सब लोग वोट करो। ठीक है, तो अब बेटा देखो मुझे करंट कितना मिला, 3.2 मिली एम्पियर। तो मुझे पता है ना कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। ठीक है, और पोटेंशियल आपको मिल गया 25 किलो वोल्ट्स का। ओके, और करंट मिल गया मुझे। अब टाइम दिया है क्या क्वेश्चन में, ये बताओ। यस मैम। यस टाइम दिया है, Yes, आपको sir. पर सेकंड कैलकुलेट करना है। तो टी की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। And 1 yes. सेकेंड में कितने Yes, sir. ठीक है, तो बेटा करंट दिया 3.2 मिली एम्प्स, तो 3.2 को लिख दूं 3.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, और ये किसके बराबर होगा, Q बाय टी के, टी की वैल्यू 1 रख दूं। तो टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द टारगेट मुझे मिल गया 3.2 इंटू 10⁻³ कूलम्स। Yes, sir.
और चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर Ne, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया मेरा? 3.2 इंटू 10⁻³ के बराबर। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन पता है आपको कितना होता है? 1.6 की वैल्यू क्या आएगी? 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि मेरा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो n आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट। कितना आएगा ये? 2 इंटू 10⁻16। तो व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? देखो बेटा, अब सुनो, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको। इस क्वेश्चन में कितने बच्चों ने वोट किया है? 31 स्टूडेंट्स ने। और कितने बच्चों का आंसर सही है? 18 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। तो आप लोग कर तो रहे सर मेरा आंसर राइट आया था तो मैं गलत ऑप्शन चूज कर। कोई बात नहीं। तो मान लो 20 बच्चों का आंसर सही है 30 में से, 10 बच्चों को अब समझ आ गया। लेकिन बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि टाइम अब आप, मैं पहले बोल रहा हूँ कि हम लोग पीछे चल रहे हैं और लोगों से बेटा, तो हम लोगों को थोड़ा पेस अप करना पड़ेगा। एग्जाम तो सबका सेम डे पर ही है ना। तो अब अगले क्वेश्चन को फटाफट जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ऑप्शन डी भी दे रखा है कि सफिशिएंट ट्राई के बाद अगर नहीं आता है तो ऑप्शन डी चूज कर दो। बट सभी के सभी बच्चे वोट जरूर करेंगे। ऐसा मत करो कि बार बार टीचर को बोलना पड़े कि बेटा वोट करो वोट करो वोट करो, है ना। तो क्वेश्चन 2 देखो, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, है ना, उन्होंने सीधा वोट भी कर दिया। तो जो बच्चे ऐसे बैठे हुए ना बुद्धू रामों की तरह, गोलुओं की तरह, वो ऐसे मत बैठो बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ते भी हैं। 6 बच्चों ने ऑप्शन टिक भी कर दिया, उनका आंसर सही भी है ना। 7 बच्चों ने कर दिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन 2 दिख रहा था। और 2 करते करते 3 भी कर देंगे। जब उनका 2 सही आ जाएगा ना, वो 3 भी कर देंगे, 4 भी कर देंगे। तो हम क्या करें, ऐसे फास्ट बनो सब ऐसे जैसे, ताकि फटाफट करोगे तो हम 5 क्वेश्चन की बजाय 15 क्वेश्चन करें क्लास में, है ना। तो फिर हमारा स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा मिटा देते हैं इधर से ताकि क्वेश्चन दिख जाए आपको। A beam of electrons moving at speed of 10⁶ meter per second along a line produces a current of 1.6 into 10⁻⁻6 ampere. The number of electrons in 1 meter of beam is, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं से निकल रही है, ठीक है। 1 मीटर ऑफ बीम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है, ठीक है। तो स्पीड दे रखा है आपको 10⁶ मीटर पर सेकेंड और करंट दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर ऑफ बीम बताना है। I इज इक्वल टू Q बाय T, लेकिन टाइम नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो कैन आई कैलकुलेट टाइम बाय यूजिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T आ गया। Q आपको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो Q को क्या लिख दूं? Q इज इक्वल टू Ne बाई T। T की वैल्यू क्या है? 1/10⁶। तो इसको सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 10⁶ इंटू N इंटू E। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करो सॉल्व। और करंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फाइंड आउट करो। टी के कैलकुलेशन को मैं राइट में मूव कर देता हूँ इधर। अभी भी 21 बच्चों ने ऑप्शन चूज किया है। सभी बच्चे हिम्मत बनाए हुए हैं। ऑप्शन डी तो कोई चूज कर, ई तो चूज ही नहीं कर रहा है ना। बट अच्छी बात है कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। लाइन प्रोड्यूसेस करंट। करंट की वैल्यू क्या थी बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻6। इसको इक्वेट करना है किससे? 10⁻6 इंटू N इंटू E। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶
-19। अब मुझे n कैलकुलेट करना है, तो n इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10⁻7। 7 ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है इसका। तो देखो अच्छी बात बताता हूँ, फिर से कैलकुलेट करते हैं भाई, कितने बच्चों ने वोट किया 25, तो कितनों का आंसर सही है 20 बच्चों का। तो ये 25 वोट थे, पिछले में 31 बच्चों ने वोट किया था, अभी 25 ने किया है, अभी 26 ने कर दिया। तो क्या चल रहा है भाई, ये बार बार बोलने पर भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। अभी मैं अटेंडेंस लूंगा तो कितने बच्चे प्रेजेंट है कितने एब्सेंट, अच्छा लगेगा क्या? तो जो बच्चे क्लास आते हो तो कंटिन्यूसली सुनो, पूरा अटेंटिवनेस से सुनो, फिर जो मर्जी करना, खेलना बाद में, क्या दिक्कत है, अभी पढ़ लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पोल लॉन्च कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो जो बच्चे बार बार बोलने पर भी वोट नहीं कर रहे हैं वो लोग क्या करोगे? एक एक क्वेश्चन हम एक एक बार में कर रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे। एग्जाम में तो आपके ऊपर 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। 6 बच्चों ने ऑलरेडी वोट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, देखो, है ना, क्योंकि वो कैलकुलेशन अपना करके बैठे हुए थे और सभी का आंसर सही है। जिन्होंने अभी आंसर किया ना 7 बच्चों ने, सबका आंसर सही है। ऐसे फटाफट करेंगे। जो लेट लतीफ बच्चे हैं ना, जो नहीं करते बार बार बोलते हैं, फिर भी क्या बोले अब तुम्हें। In the Bohr's model of hydrogen atom, the electrons move around the nucleus in a circular orbit. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दे दिया, टाइम पीरियड दिया आपको 1.5 10⁻⁻16। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड्स के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक चक्कर लगाता है, एक रेवोल्यूशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 तो ये न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन एटम का, और इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है, उसका टाइम पीरियड दे दिया, कितने सेकंड में बेटा? 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द एसोसिएटेड करंट। तो इस यहाँ पे अगर आप बैठ के देखने लग जाओ, रीडिंग लोगे, तो कितने सेकंड में जा रहा है क्यू चार्ज जो है वो 1.5 10⁻⁻16 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाय यहाँ पे चार्ज कितना है? चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, और टाइम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में -16। ठीक है, अब क्या करोगे? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन रख दो, जो कि आपकी वैल्यू आती है 6 into 10 raised to minus 9. 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 तो बेटा ये 16 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10⁻³ बचेगा। और 1.6 डिवाइडेड बाय 1.5 का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, और 10⁻³ तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को? Option D. ऑप्शन डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का बताते हैं आपको। 16 बच्चों ने सही आंसर दिया और 24 बच्चों ने वोट किया। ठीक है, तो 16 स्टूडेंट ने तो पहले ही कर लिया था ये। अब बताओ बेटा, जिनको समझ नहीं आया, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? बोलो। No sir. No sir. अरे यस सर भी बोल दिया करो कभी। तो 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पोल लॉन्च कर दूं? Yes sir. चलो क्वेश्चन नंबर Yes 4 sir. करो फिर। सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम है, जिनका थर्ड नहीं हो पाया था खुद से, फोर्थ आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4।
करो बेटा सब लोग, अभी 13 स्टूडेंट्स ने वोट किया खाली। An electron is moving in a circular path of radius. Given a radius, frequency दे दिया, equivalent current in is approximately. तो जब फ्रीक्वेंसी दिया हो तो कैन वी कैलकुलेट टाइम? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझाया था, देखो मैंने M1D जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि ऐसे अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट है बेटा, अगर इसमें एक चक्कर लगाने में 0.5 सेकंड लगता है तो 2 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, है ना? तो फ्रीक्वेंसी क्या बोले, मान लो 1 सेकंड में 2 राउंड कैलकुलेट कर देता तो फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? 2। तो वहां से अब अगर टाइम पीरियड निकालते तो t इज इक्वल टू 1/f आता था, जो कि 1/2 यानी कि 0.5 सेकंड आया। तो कैन वी कैलकुलेट टाइम पीरियड हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बेटा। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? 1/f, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और क्या दिया है? रेडियस दे दिया, हमारे किसी काम का नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? One. 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक चार्ज है जो कि E के बराबर है और वो टाइम पीरियड T में मूव कर रहा है, तो कैन आई कैलकुलेट करंट Q बाई Yes, sir. Q की जगह E रख दो और Yes. टाइम पीरियड की जगह 1/f रख दो, तो F ऊपर चला जाएगा, तो यानी E इंटू 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15। और E की वैल्यू क्या होती है हमें ऑलरेडी पता है, तो रख दो वैल्यूज 1.6 इंटू 1.6 into 10 to the power minus 9. 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15। ठीक है। अब इसको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर -4 आएगा ना? Yes, sir. तो सम वैल्यू इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है। 6.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे इनमें से बताओ 68 आएगा कि 22 आएगा कि 51 आएगा कि 11 आएगा? ये बताओ कौन सा एक्सपेक्टेड वैल्यू? 11. 11 आएगा, तो 11 लिख दिया सीधा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने 11 लिख दिया कि हाँ ऑप्शंस में से 11 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेसिमल शिफ्ट करूंगा तो क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 को 10 टू पावर -3 लिख दूँ और 1.1 लिख दूँ। Yes, sir. तो बिना कैलकुलेट किए मेरा ऑप्शन क्या आया? सी। हमने एस्टिमेट कर लिया क्योंकि C सारे के सारे ऑप्शंस दूर दूर थे, Yes, sir. 1.1 2.2 है ना, बहुत दूर दूर थे, तो हमने ऑप्शन सी सही टिक कर दिया। ठीक है। अब भी देखो इस क्वेश्चन में कितने बच्चों ने वोट किया है? 25। और सही कितने बच्चों का आंसर है? 15 बच्चों का। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ बच्चे हमारी क्लास में गोलूपना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इनको एग्जाम में क्या दिखेगा बेटा? धुआं। धुआं। तो हमें धुआं नहीं देखना, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन करके आना है, राइट? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 वैसा है जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला क्वेश्चन कराया था, जो मूव कर रहे थे क्वेश्चन क्लास में, ठीक वैसा ही सवाल है। इसको फटाफट से कैलकुलेट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर, अगले टॉपिक्स की तरफ। ठीक है। तो हमारी कल की क्लास जो छूट गई थी वो कंप्लीट। चलिए शाबाश, 5th क्वेश्चन का पोल लॉन्च करते ही एक बच्चे ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। स्क्रीन विजिबल है बेटा दीक्षा? Sir, नहीं है. एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। बाकी सब बच्चों को दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, sir. Yes. एक बार लीव करो देन ज्वाइन अगेन। मेरे यहाँ बर्फ गिर रही है यार।
बहुत ठंड हो गई है। देखो तमनप्रीत, हर्षदा, सुनो, आप बोल रहे थे ना कि सर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। यहाँ पे देखो नियोन डिस्चार्ज ट्यूब है, तो वहाँ पे नियोन के आयंस है ना, पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ अ गैस, तो वो मूव कर रहे हैं। यस सर। सॉलिड्स में नहीं करेगा मूव, क्योंकि सॉलिड्स में अभी एटम्स आपने मूव। क्या बोला? क्या मोनिका? सर मेरे नेटवर्क की वजह से क्लास में मैं बाहर हो गई थी ना, तो मतलब भी आपने क्या बोला? कुछ फिफ्थ नहीं, क्वेश्चन। मैंने ये बोला था फिफ्थ क्वेश्चन करना है, और फिफ्थ क्वेश्चन में देखो नियोन के आयंस हैं, तो नियोन इज अ गैस और उसके यस पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ ए गैस कैन मूव एज अ पॉजिटिव चार्ज, ये यस बता, सर। है ना। तो अगर लेकिन सॉलिड होगा तो सॉलिड में एटम्स को मूव करना अलाउड नहीं होता है, तो नहीं। सर आपको एक क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे। कब? सर कब का भेजा हुआ है? जो आपने पहले भेजे तो मैंने आंसर भेज दिए थे। जाओ। सर मैंने लास्ट क्लास नहीं ना लगाई थी, तो इसलिए वहां पे भी बताया नहीं। जाओ तुम्हारा, देखो मैं तुम्हें व्हाट्सएप दिखाता हूँ, कितना नीचे चले जाते हो यार। देखो बच्चों को लगता होगा कि सर ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन देखो कितने सब नीचे चले गए हैं। इतने सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे, इतने स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सब गायब हो जाते हैं। अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे उनको। सर वो था कि अगर एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव ही होगा। पर जब सर आपने वो करवाया था ना एमसीक्यू, तब उसमें था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, वो नहीं समझ। अच्छा आपने टाइप करके भेज रखा है, तो सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज देन हाउ कैन इट हैव पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बात ये थी उस क्वेश्चन में, क्या था बेटा उसमें, ये था कि अ पॉइंट इज पॉजिटिवली चार्ज, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पूछा हुआ था। तो किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, हम पोटेंशियल को एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ये बोलते हैं। पोटेंशियल तो आपका वर्क डन की उससे आता है ना, कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। और किन दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, वो डिफरेंस की वजह से हम डिफाइन करते हैं। तो वी कैन नॉट एब्सोल्युटली डिफाइन पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट जब तक कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया हो। इसलिए जब भी बैटरी कनेक्टेड रहती है तो डिफरेंस बताते हो आप कि दिस बैटरी इज प्रोड्यूसिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट्स, तब आप बता पाते हो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यस। यस सर। अगर हम बोलते भी है ना, जैसे सर्किट ड्रॉ करके बोल दिया कि एट पॉइंट बी पोटेंशियल इज 5 एट दिस, तो वो बहुत है ना वेग स्टेटमेंट है, अगर बोला जाए बस को समझने के लिए बोला जाता है। जब भी कोई रजिस्टर लगेगा, कोई भी कंपोनेंट लगेगा सर्किट में, तो वी विल ऑलवेज लुक एट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, हमेशा ऐसा करते हैं, डिफरेंस ही बोलो। बट कई तो बार सर बच्चों, हाँ सर फिर वो बुक पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि क्या, सोर्स चार्ज पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव? पोटेंशियल इज पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा बेटा। कहाँ लिखा है, बुक का स्क्रीनशॉट भेजना, आपको समझा दूंगा। ओके सर। फोटो भेज देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है सर। फोटो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। एनसीईआरटी का बता रहे हो? नो सर, जो हमें स्टेट बोर्ड वालों में लगवाई है ना, उससे पेपर आता है। कोई बात नहीं, भेज देना बेटा। देखो लिखने के लिए भी कभी कभी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। आप खुद देखो ना, स्प्रिंग है, मान लो अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ तो ये बोल सकते हैं ना कि भाई स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया,
तो आपने एक्सटर्नल वर्क डन कर दिया स्प्रिंग पे, तो ये बोल सकते हो कि इनिशियली जब ये नेचुरल लेंथ में था उससे ज़्यादा अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो रेफरेंस आपने नेचुरल लेंथ का लिया ना। यस सर। आप एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल सकते, आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसके बाद भी ये बोल सकते हो कि नाउ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज ग्रेटर देन व्हेन इट वाज एट नेचुरल लेंथ, ऐसे बोलते हैं हमेशा। ओके सर। आप क्वेश्चंस करोगे ना तब ये फीलिंग हमेशा रखो, जैसे कुछ आपको बहुत, सभी बच्चे सुनो, अगर आपको बहुत डोमिनेंट कोई डाउट आ रहा है ना कि ऐसा लगता है अरे यार शायद ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो उस डाउट को ना क्वेश्चंस जब करते रहो तो फिर से लाया करो दिमाग में कि अच्छा ये पोटेंशियल की बात हो रही है तो क्या डिफरेंस से मैटर कर रहा है कि पोटेंशियल से मैटर कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास पॉजिटिव रहेगा क्या दूर पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे है ना क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखा करो, तभी मैं बोलता हूँ कई बार कि इस क्वेश्चन को समझो, वैल्यूज निकालना एक पार्ट है बट उसका फिजिक्स समझना दूसरा पार्ट है। अगर फिजिक्स समझ आएगा आपको क्वेश्चंस का तो फिर अगर आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन आता है रैंडम क्वेश्चन तो उसको भी अटेम्प्ट करके आओगे, सारी दुनिया उसको गलत करके आ जाएगी एग्जाम में लेकिन आप उसको ठीक करके आओगे अगर अपने डाउट्स को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए मेहनत करना जरूरी है, ये तो खुद का क्रिएट किया हुआ धुआं खुद को ही दिक्कत कर सकता है ना, खुद के डाउट्स जनरेट होंगे और अगर रिजॉल्व नहीं हुए तो फिर और ज्यादा परेशानी है ना, तो ये एक समस्या है। ओ बच गया, मैं गिर जाता है। मेरी लाइफ में एक और समस्या आ रखी है, पता है क्या, मेरे यहाँ पे इतने ज्यादा पावर कट्स हो रहे हैं बेटा, तो जो मैं कूलर लगा के बैठा हूँ ना इसमें स्पीड रेगुलेटर होता है, पता है आपको, कूलर में पंखे में होता है ना, जब कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा आपको अच्छे से कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा कूलर है ना जब पावर पे चलता है, जो बाहर से लाइट आती है उससे चलता है तो बढ़िया स्पीड रेगुलेट कर रहा है। जैसे मेरे इन्वर्टर पे स्विच होता है ये, तो क्या होगा, इसके अंदर से स्मेल आ रही है यार 2 दिन से, ऐसे जैसे इन्वर्टर पे स्विच होता है स्मेल करने लगता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि तुम्हारी क्लास के बाद इसको सही करा कर लाऊंगा या मैं खुद ही कर लूँगा, कुछ कंपोनेंट लेके आऊँगा इसके लिए, इतना तो हमें भी आता है। अच्छा भेज दिया था मनप्रीत ने, ठीक है, नहीं जल गया नहीं होगा, हाँ वो जल गया है, वो रेगुलेटर उसमें स्मेल आती है, प्रॉपरली जला भी नहीं है, इन बिटवीन समवेयर है, वो बताएंगे आपको, कैपेसिटर होता है ना जब बताएंगे सारा क्या सीन होता है, हाउ टू रेगुलेट स्पीड। हाँ रोस्टेड हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आया बेटा? बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर, है ना, बी ऑप्शन सही है। अब देखो क्या करना है बेटा, हमें दिया है कि एक नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब है, तो ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर लिया जी। इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव होगा, है ना, कुछ तो होगा ही ऐसा। नियॉन आयंस जो है, आयंस किधर मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोल, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, तो ये मूव करेंगे इधर, और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर देता हूँ इधर बेटा, ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर दिया ए, अब इस ए में से पास करने वाला टोटल चार्ज कितना होगा भाई, आयंस राइट साइड में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में, तो जैसे हमने क्या किया था कि गिवन डायरेक्शन में मान लो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट निकाल रहा हूँ, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन नेचुरल डायरेक्शन क्या होती है करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव में निकालना चाह रहा हूँ, तो व्हाट इज द करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने दे रखे हैं, 2 × 10 to power 9 और एनी पॉजिटिव पे कितना चार्ज होगा, एनी पॉजिटिव पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यही होता है -1.6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं, 1.2 × 10⁻18 सॉरी, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायरेक्शन हमने पिछली बार जैसे बदला था, तो क्या करेंगे, साइन पॉजिटिव आ जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो क्या होगा, दोनों चार्जेस को आप ऐड कर दो, कैसे ऐड करोगे, टोटल चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना आएगा, दिस नंबर ऑफ, पहले नियॉन की वजह से कैलकुलेट करते हैं, नियॉन की वजह से आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, 2.9 × 10⁻18 इंटू 1.6 × 10⁻−19, ये आ गया पॉजिटिव की वजह से। इसमें प्लस
करोगे या तो माइनस करते भाई, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस करके लिख देते, थोड़ा और इजी समझ आएगा। माइनस क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, और चार्ज कितना है, चार्ज आएगा 1.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻−19। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो टोटल चार्ज आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी दोनों चार्जेस ऐड हो जाएंगे। और कितने टाइम में पूछ रहा है, पर सेकंड में लिख दिया है ईच सेकंड, यहाँ भी ईच सेकंड या पर सेकंड, तो टाइम आपका क्या है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकंड। ठीक है। और चार्ज कितना है, q इज इक्वल टू इन दोनों का सम, तो q बाई टी क्या होगा, करंट। जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 0.66 एम्पियर टुवर्ड्स राइट, तो इतना आपका करंट आएगा राइट साइड में, ठीक है। कोई डाउट्स है इन क्वेश्चंस में बेटा, नो आसान थे, इजी थे, ठीक है ना। तो जो आपको समझ आया, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये तो देखो ऊपर क्या लिखा है, जेई लिखा हुआ है, जेई से सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, नीट के कभी कभी इससे भी आसान होते हैं, समझ गए। तो नीट के भी आपको शेयर कर दूंगा मैं, नीट के क्वेश्चंस वो भी शेयर कर देंगे, तो वो करोगे तो इनको कर लिया वो भी हो जाएंगे यार। तो मोटिवेशन क्या रखना है, क्या रखना है मोटिवेशन, लो की हाई, है ना, क्यों 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 डिमोटिवेट होना है, ठीक है। अब देखो नई हेडिंग डालो बेटा, हमारे पास अभी टाइम है 20 मिनट का, पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमारी पिछली क्लास थोड़ा कम टाइम में खत्म हो गई थी। तो हेडिंग डालो ओम्स लॉ, ऐसे अगली क्लास को थोड़ा सा फटाफट पढ़ेंगे, अगर आप लोग क्वेश्चंस फटाफट कर दोगे तो हमारा कवर अप हो जाएगा, ठीक। अरे एंटी ने डिमोटिवेट, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेंगे हम। ओम्स लॉ लिखो, और रेजिस्टिविटी हम पढ़ चुके, व्हाट इज द रीजन फॉर रेजिस्टिविटी, कौन बताएगा। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स, है ना, यही होता है क्या रेजिस्टिविटी। तो क्या रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल में होगी, यस सर, क्योंकि एटम्स भी हर एक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हर एक में होते हैं, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। मुझे ये बताओ कि गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कि बैड कंडक्टर की ज्यादा होती है, बैड कंडक्टर, क्योंकि बैड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाते या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होते, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी बैड कंडक्टर्स की। गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होगी, और सेमीकंडक्टर्स की क्या होगी, इन बिटवीन, है ना, मीडियम होगी, है ना, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले देखो ओम्स लॉ पढ़ते हैं, फिर लिमिटेशंस पढ़ेंगे फटाफट इसके, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, इनकी खाली वैल्यूज देखेंगे, और कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारा कट चुका है सिलेबस से, तो इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे, 3 चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। अभी टेम्परेचर डिपेंडेंस ये कल कराऊंगा, और इसके क्वेश्चंस भी 2 हैं वो कल कराऊंगा, ठीक है। तो फटाफट लिखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि करंट थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि जो पोटेंशियल आपने लगाया, पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स क्या होता है किसी सर्किट में, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा, बैटरी, बैटरी होती है, तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जब भी कभी सर्किट में बैटरी लगाओगे तभी करंट फ्लो करेगा, यस सर, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितना आप वोल्टेज लगाओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको करंट मिलने वाला है। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो एक वैल्यू जनरेट होती है जिसको बोलते हैं R, और ये R कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इनको सॉल्व करके हमें एक फॉर्मूला मिलता है, जो एक ही फॉर्मूला लिख लो, वैसे सबको याद होता है, जिसको फिजिक्स का कुछ भी याद नहीं होता उसको ये फॉर्मूला जरूर पता होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं लगे हाथ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक और भी होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रो L बाय A। यहाँ पे क्या असम्पशन है बेटा कि जो एरिया है ना A, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इट शुड बी अ रेगुलर ज्योमेट्री, जैसे कि यूनिफॉर्म थिकनेस की एक वायर होगी तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है थ्रू आउट। तो यहाँ पे A को इसलिए हमने कांस्टेंट लिया है, तो जितनी भी लेंथ की वायर लोगे, जैसे अब बताओ रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर एक वायर है उसकी लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगी,
बढ़ेगी। बढ़ेगा। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे तो घटेगी। अगर हायर रेजिस्टिविटी का मटेरियल से वायर बनाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। बढ़ेगी। रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल रही है। अब लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर डिस्कसिंग दिस, मैं ये डेरिवेशन एक बार बता दूं, आर इज इक्वल टू रो कैसे है। तो करंट डेंसिटी कितना था बेटा, करंट पर यूनिट एरिया, और यही किसके बराबर आया था, कंडक्टिविटी इनटू ई, सिग्मा ई के बराबर। ठीक है, तो आई बाय ए जो है, जे की जगह मैंने करंट डेंसिटी की आई बाय ए लिख दिया, सिग्मा और ई का फॉर्मूला भी लिखाया था, ई इज इक्वल टू वी बाय एल, इसको रखा, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद बच गया आर इज इक्वल टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला अभी आपको पता है। ठीक है, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के फॉर्मूलाज अभी लिखवाए थे, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है जी, यस यस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले। आपने वायर देखे हैं? यस सर। वायर में थिकर वायर होता है कि थिनर वायर होता है? जैसे जब आप वायर्स पंखे का वायर है, कूलर का वायर है, अगर आपने कभी देखा हो, फोन का वायर है, तो उसमें क्या होता है, एक मोटा सा वायर निकल रहा होता है कि पतले पतले बहुत सारे वायर निकलते हैं? पतले पतले बहुत तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर लिखा जाए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यार रेजिस्टेंस कम करना चाहिए था कि ज्यादा? ज्यादा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना भाई। हम क्या चाहेंगे, अगर हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करना है तो रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि मेरी एनर्जी वेस्ट कम से कम हो। यस यस तो रेजिस्टेंस कम होने के लिए एरिया ज्यादा होना चाहिए था कि कम? सर ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ, मोटे वायर का एरिया ज्यादा कि पतले वायर का एरिया ज्यादा? मोटे वायर का। लेकिन हमारे पास जो वायर्स होते हैं उसमें पतले पतले वायर होते कि मोटे मोटे वायर होते? पतले वायर। तो ये तो गलत हो गया। यस सर। तो अब बताओ ऐसा क्यों होता है? सर जो अप्लायंस जैसे फोन को चार्ज करना, सर उसको इतनी ज्यादा थोड़ी करंट दे देंगे सर, भी तो वो फट ही जाएगा फोन, इसलिए वो अकॉर्डिंगली बनाए होते हैं ना, किसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घर पे वो होता है, पानी की मोटर होती है, एसी होता है, एसी तो बहुत एनर्जी लेता है, पानी की मोटर यस होती है, बहुत एनर्जी, उसकी वायर में भी तो पतले पतले वायर होते हैं। यस सर। तो आपका आर्गुमेंट गलत हो गया। यस अब सर। बताओ, अब बताओ कैसे, व्हाई इट इज सो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट का फ्लो कांस्टेंट मतलब होना चाहिए, मतलब एक नहीं गलत दिमाग लगा, रुक जाओ रुक जाओ, एक रीजन मैं दे देता हूँ, सुनो। तुम्हारे स्कूल का पिकनिक जा रहा है, ठीक है, अब तुमने बोला कि मैं फोन लेके जाऊंगा, फोटो खींचना है, ठीक है, तो साथ में क्या लेके जाओगे, चार्जर भी लेके जाओगे, ठीक है? यस सर। और अगर तुम्हें वायर दे दिया जाए फोन का जिसमें इतना मोटा वायर लगा हुआ है, और वो सीधा ही रहेगा, मुड़ पाएगा क्या मोटा वायर? नो सर। तो आ गया जेब, फोन तो जेब में आ गया और बैग में आया फोन का वायर जो आपके बैग से बाहर निकला हुआ है, कैसा लगेगा? तो वायर को क्या होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल। अब मुझे बताओ, मोटा वायर फ्लेक्सिबल रहता है कि पतले वायर फ्लेक्सिबल रहते हैं? पतले वायर फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं बेटा, जो आपका एरिया तो उतना ही रखते हैं जितना रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो इसका एरिया 1 mm स्क्वायर था, तो ये एरिया तो उतना ही है, बट इसको 10 या 20 पतले वायर में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इन सभी वायर्स का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालोगे तो वो 1 mm स्क्वायर ही आएगा। तो एरिया का पंगा नहीं है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी का है। एक चीज और होती है, आप मुझे बताओ, अगर वायर गर्म हो रही होती है तो खतरे की बात है कि कोई दिक्कत नहीं है? सर खतरे की बात क्या है। होगा, अगर वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो आग भी लग सकती है। यस तो मुझे बताओ कि यार, पतले वायर इजीली हीट डिसिपेट करेंगे कि मोटा वायर इजीली हीट डिसिपेट करेगा? पतले पतला। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये जो पतला वायर है उसमें क्या हुआ बेटा, जिनको क्वेश्चंस नहीं भी होते वो सुन लो, मजा आएगा ना। ये पतला वायर है, ठीक है, इसका इसके अंदर जो बीच में हीट जनरेट हुई उसको इसने इजीली क्या कर दिया, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, ठीक है। और मोटे वायर में क्या होता, मोटे में हीट जनरेट होती तो उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता,
यस सर। और Yes, sir. एक चीज और बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आउटर सरफेस एरिया है वो पतले वायरों का ज्यादा रहेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सब दोनों का बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, तो मैंने क्या किया 1 mm स्क्वायर को ही तोड़ दिया कितने टुकड़ों में, 10 बराबर टुकड़ों में, ठीक है। तो 0.1 mm स्क्वायर आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेकिन आउटर सरफेस एरिया से होगा ना हीट रिजेक्शन। तो बेटा मान लो ये मेरा वायर था, ये मेरा वायर है, तो ये क्या करेगा, ये वायर अपने आउटर सरफेस से ही तो हीट रिजेक्ट करेगा बाहर। यस सर। मुझे ये बताओ कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर मैं एक सिंगल वायर का कैलकुलेट करूं और 10 पतले पतलों का कैलकुलेट, किसका ज्यादा आएगा? 10 पतले पतले वायरों का ज्यादा आएगा। तो ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होना हमारे लिए फायदे की बात है कि नुकसान की? फायदे। वायर मेरा हीट ना हो, है ना। तो दो रीजन है बेटा, एक तो फ्लेक्सिबल बनाना और दूसरा हीट इजीली डिसिपेट हो जाएगा। रेस यस। सर। तो ये तो हो गया। अब मेरे लिए एक क्वेश्चन करो आप लोग, ये फॉर्मूला आपने लिख लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग, कौन सा? ये वाला करो जी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 50 सेंटीमीटर का लेंथ है वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर है और रेजिस्टिविटी दे दी है। तो कैन वी फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस? यस सर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाय ए। सबको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो बच्चों और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फटाक से आंसर निकालो। फिर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा, इससे अगले सवाल में वो बात करेंगे पढ़ के। पहले ये सिंपल सा सवाल करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जो हमने अभी डिस्कशन किया था ना वायर का, उसमें और अच्छे से समझ आएगा। सब बच्चे हैंड रेज कर लो जिनका हो गया। मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा मेरे कूलर से स्मेल क्यों आ रही है ना। रिकॉर्डिंग बंद करके बताएंगे क्यों आता है, ताकि बच्चे जो बाद में पढ़ें जिनको आधा समझ आए तो कंफ्यूजन ना हो बस। ठीक है, सुनो बेटा, क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द वायर कितना है? 50 सेंटीमीटर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 2 mm मिलीमीटर। और रो आपको पता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय। सबसे Yes, पहले sir. रो तो एसआई यूनिट्स में दे रखा है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम और मीटर, ओम मीटर इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो तो एसआई में था। लेंथ को 50 सेंटीमीटर से कन्वर्ट किया तो 0.5 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर था। इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालना है, सीधा वैल्यू रखो रो एल बाय ए। कैलकुलेट करोगे क्या आएगा बेटा? 0.0065 ओम इज द एसआई यूनिट, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ओम एस। और ये क्या है? एसआई यूनिट ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम। आ गया समझ? यस सर। समझने लायक कुछ था ही नहीं। अब देखो समझो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है बेटा कि 0.1 एंड 0.2 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। कैसे कैलकुलेट किया? मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो एरिया ए रख लिया और एल इज द लेंथ। तो ऐसा वायर जिसके दो एंड के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना था, 0.1 एंड 0.2 के बीच में निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो इससे अगला सवाल करेंगे जो यहाँ पे है। ये करो बेटा, टू रेजिस्टेंसेज ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L
and cross sectional area A is R. The resistance of conductor of length L and cross sectional area A is R. If its length is made twice and cross sectional area is half, then find the new resistance of the conductor. New resistance कितना होगा ये find out करो. जैसे आंसर आएगा हैंड रेज कर लेंगे, अभी सबके हाथ में नीचे कर दे रहा हूँ. सर क्रॉस सेक्शन एरिया आर दिया है या फिर ए? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया है बेटा. यस आर क्या सर. है? आर रेजिस्टेंस है. यस सर. ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ L हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया O हो, उसका रेजिस्टेंस R है. अगर इसकी लेंथ को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाकर आधा कर दिया जाए तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है. देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज R. तो क्या लिखा है, क्या बोल रहा है बेटा कि R इज इक्वल टू रो L बाय A. अब देखो क्या मटेरियल को चेंज किया गया कि सेम मटेरियल का सेम रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. और लेंथ को क्या किया, डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया. तो रेजिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ R डैश, तो क्या आएगा, रो तो सेम रहेगा बेटा, मटेरियल सेम है. लेंथ को क्या किया, 2 टाइम, और एरिया को क्या किया, a by 2. इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा बेटा, 4 रो L by A. रो L by A को रिप्लेस करके क्या मैं R लिख सकता हूँ, तो 4 टाइम्स ऑफ R. तो नया रेजिस्टेंस R डैश है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस. तो आपको नजर आया कि लेंथ को बढ़ाने से और क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो अब देखो इन 2 वायर्स में मोटा वायर और छोटा वायर कम रेजिस्टेंस वाला होगा और पतला और लंबा वायर ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि लेंथ आपने बढ़ा दी वायर की तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया. और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, घटा दिया तो भी रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना. समझ आया बच्चों? ठीक है. अगर मैं वॉल्यूम निकालूं इन दोनों वायर्स का, तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना आएगा, L into A. वॉल्यूम आएगा जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L. AL. ठीक है. नीचे वाले का वॉल्यूम निकालें तो क्या आएगा, A by 2 तो AL ही आएगा इसका भी. Yes sir. मटेरियल तो सेम ही है, उतना ही मटेरियल से वायर बनाए गए 2. तो हमारा रेजिस्टेंस कब कम आएगा बेटा, जब मोटा और छोटे लेंथ का वायर बनाया जाएगा, है ना, तो रेजिस्टेंस कम आएगा. हाँ जी, ठीक है बेटा. सर एक डाउट. हाँ रुको एक सेकंड रुक जाओ. तो लेकिन अगर हम हमेशा ऐसे मोटा और छोटा वायर बनाएंगे तो फिर दूर ले जाना हो इलेक्ट्रिसिटी को तो कैसे करेंगे, है ना. तो हम लोग बैलेंस करते हैं चीज़ों को, हम कोशिश करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन भी पूरा हो जाए और मिनिमम रेजिस्टेंस में पूरा हो जाए. हाँ जी, अब डाउट्स पूछिए.
सो जो रेजिस्टेंस होती है वो तो मतलब डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इसकी तो रेजिस्टेंस सेम नहीं रहना चाहिए थी मतलब। रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी रो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है बेटा। यस सर। अरे सुनो, सिंपली सुनो, एक डायग्राम देखो फिर बताना, तुम खुद बोलोगे हाँ डिपेंड करता है। जिनको समझ नहीं आता ना ये कंसेप्ट तो ध्यान से सुन लो। ये है बेटा मोटा वायर, ठीक है, और एक है वायर पतला। अब एक गिवन करंट भेज रहा हूं मैं, ठीक है। गिवन करंट का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे ना वो फिक्स रहेगा। मान लो 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गए दोनों में से, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, Q/T। तो दोनों में सेम करंट ले जा रहा हूं मैं, ठीक है। इधर से भी करंट आ ही जाएगा और इसमें से भी करंट आ ही जाएगा। अब देखो मटेरियल है बेटा, क्या इसके अंदर एटम्स होंगे? यस सर। यस सर। इसके अंदर भी एटम्स होंगे। अब मुझे ये बताओ कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स को जाना है 1 सेकंड में, 3 ही ड्रॉ कर लेते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मोटे वायर से जाना है और इन्हीं को पतले वायर में से जाना है। तो यार कौन से में ज्यादा आसानी से चले जाएंगे? मोटे वायर में से। स्पेस ज्यादा है ना, मूव करने की स्पेसिस ज्यादा है। इधर क्या होगा, पतले वायर में क्या होता है, पतले वायर में स्पेस कम है ना। यस सर। हाँ तो ये पाइप ही तो है यार। मान लो 1 मीटर क्यूब पानी को जाना है तो मोटे वायर से इजीली वाटर फ्लो करता है, ज्यादा उसको प्रेशराइज कुछ दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे वही दिक्कत। तो डायमेंशन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। रेजिस्टिविटी क्या मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि इसमें एटम्स दूर दूर होंगे, नहीं, एटम्स की दूरी तो सेम ही रहेगी दोनों में, क्योंकि वो सेम मटेरियल का है। तो एटम्स तो सेम दूरी पे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रास्ते बहुत सारे अवेलेबल है। यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स कितना दूर दूर हैं, कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी है, क्या है, सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मिलेगा कि जब पोटेंशियल और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आपको स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, येलो कलर का लाइन डेविएट कर रहा है, तो ओम्स लॉ इन सब बातों के बारे में जिक्र नहीं करता डेविएशन। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। फिर कभी कभी आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव साइड में अलग वेरिएशन है, नेगेटिव में अलग है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की भी कोई बात नहीं करी, वो तो सीधा बोल रहा है कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये ऐसा होगा, पासिंग थ्रू सेंटर ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये भी डिस्कस नहीं करता ओम्स लॉ, तो ये दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन। थर्डली क्या है कि कुछ कुछ मटेरियल है जैसे गैलियम है ना, गैलियम आर्सेनाइड GaAs, इनमें क्या हो रहा है कि करंट और वोल्टेज जो है वो उसका कोई वेरिएशन ही नहीं है, मतलब ऐसा रैंडम सा प्लॉट मिलेगा। तो ओम्स लॉ इसकी बात नहीं करता। तो ये क्या है कि लिमिटेशन है, हर मटेरियल पे नहीं लग सकता, हर टेम्परेचर रेंज में नहीं लग सकता, केवल वहीं लगेगा जहाँ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो ऑल दीज थिंग्स आर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो बात यह है कि जहाँ भी आपको लीनियर वेरिएशन नहीं मिलेगा, जहाँ भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, वहाँ ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। दिस इज द लिमिटेशन, ठीक है। अब बात करी थी रेजिस्टिविटी की, आपने खुद बताया था कि गुड कंडक्टर्स जो होंगे जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, इन सब की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा की कम? तो इन वैल्यूज को देखो, 1.6 10 टू पावर -8, 10 टू द पावर -8, क्या ये वैल्यू कम है कि ज्यादा है? कम है। बहुत कम है, बहुत कम है वैसे। बेटा, ठीक है। तो क्या हमें इन वैल्यू को रटना है? नहीं रटना, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि देखो यार गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम है। समझ आया? अब देखो सेमीकंडक्टर्स की है तो कम, लेकिन कंडक्टर्स से ज्यादा है, 10 की पावर -5, और यहाँ पे 10 की पावर खत्म हो गया ना 2300। तो दीज आर सेमीकंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स की देखो पॉजिटिव पावर्स में चलेगी, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 16। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, सेमीकंडक्टर्स की बिटवीन है, और गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम है। समझ आया बच्चों? यस सर।
तो इतना है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको पढ़ाएंगे और फिर आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। करंट जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस को पैरेलल सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, बैटरीज अगर पैरेलल सीरीज में होंगी, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ आता है, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक किसी को, बच्चे को डाउट है? नो सर। ठीक समझ आ रहा है? आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा इसके बाद जो बचता है ना, वो स्टेप बचता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक का पीडीएफ चाहिए, कुछ चाहिए, तो मेरे से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। नीट पीवाईक्यू मुझे मिल रहा है, तो वो जैसे मुझे मिलता है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा उसका, ठीक है। कोई बुक अगर आपको खरीदनी है तो नीट की पीवाईक्यूज खरीद सकते हो, सॉल्ड अच्छे पब्लिशर की खरीदना बस, ठीक है। तो वो उससे आप चैप्टर वाइज उसमें सेग्रीगेशन होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्लास के साथ साथ पढ़ते जाओ और हो जाएगा, ठीक है। यस सर। सर अब बताएं कि मेरा कूलर जो है ऐसे